जुगनू सुरेश गांधी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं ओटीटी सेक्टर में, पिक्चरों में। उनकी एक पिक्चर आई थी रणवीर सिंह जी के साथ, जयेश भाई जोरदार। अभी ओटीटी का बहुत चलन चल रहा है, इसमें हर तरह की मूवीज़ आ रही हैं, 13+, 18+। कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेंड आ गया है जिसमें जितना बोल्डनेस हो उतना ज़्यादा चल रहा है। मैंने बोल्ड प्रोजेक्ट किया है लेकिन बोल्ड वर्क नहीं किया है, तो बोल्ड प्रोजेक्ट मैंने किए हुए हैं। मेरे साथ जो लड़कियां काम करती हैं, जो बोल्ड कर रही है, वो जब हम लोग बैठते हैं तब बात करते हैं कि मैम इस तरह का कमेंट आता है, ये आता है, वो बहुत गंदी चीज़ है। ऑडियंस, कुछ लड़कियां गांव से वो किसी हस्बैंड की वजह से या माँ बाप, क्योंकि ये सारी लड़कियां छोटे छोटे गांव से आती हैं, हस्बैंड के टॉर्चर की वजह से या माँ बाप के टॉर्चर की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से भाग के मुंबई आती हैं। मैं बोलूँगी कॉल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। ये हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है, इसकी शुरुआत हमने इसलिए करी थी कि हम हमारी जो यूथ है उनको इंस्पायर करें, उनको उन चीज़ों से वाकिफ़ करें जो चीज़ें उनको मदद देगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जीवन में आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने काम में, अपने प्रयास में लगे रहें। दूसरा तरीका ये भी है कि आप वो गलतियां ना निभाएं जो गलतियां पुरानी जनरेशन ने कर रखी है। इसीलिए मैंने ऐसे ही एक गेस्ट को आज के पॉडकास्ट में बुलाया है जो अपने अनुभवों से फिल्म इंडस्ट्री में जो उनके साथ पीड़ा हुई है, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हुई है, कास्टिंग काउच से रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर पेमेंट टाइम पे नहीं मिलने से रिलेटेड, ऐसी बातों का उजागर वो करेंगे। बालाजी के साथ भी वो जुड़े हैं। इतना बड़ा ब्रांड जो बालाजी कहलाता है, उस ब्रांड के साथ भी उनको अच्छा महसूस नहीं हुआ, उनको एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट ही रहा। ये जो शख्सियत हैं, इनका नाम है जुगनू सुरेश गांधी, और ये बहुत टाइम से काम कर रहे हैं ओटीटी सेक्टर में, पिक्चरों में। उनकी एक पिक्चर आई थी रणवीर सिंह जी के साथ, वो पिक्चर बहुत चली, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया। लेकिन जो उनको उम्मीद थी उस रोल से कि उनको भविष्य में अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन वो काम उनको मिला नहीं। वो मूवी का नाम है जयेश भाई जोरदार, जो आपने काफ़ी देखी होगी और काफ़ी सराही भी होगी, क्योंकि रणवीर सिंह जी की मूवीज़ हम सब देखते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है जब इतने उम्दा कलाकार जो अपनी मेहनत का पैसा डिमांड करते हैं, वो पैसा देने में प्रोड्यूसर कतराते हैं, बहाने बनाते हैं और उनको परेशान करते हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब हम किसी कलाकार से उनका काम लेते हैं तो उनको पेमेंट टाइम पे करने में उनको क्या प्रॉब्लम है। तो इसी बात को लेके मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहता हूँ और वेलकम करना चाहूँगा जुगनू जी को। नमस्ते जुगनू। नमस्ते। थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपनी बातों को जनता के सामने रखने का फ़ैसला किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस फैसले पे आप कायम रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई फ़ैसला ले लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद उस फैसले से हमें डबल थॉट आते हैं, तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर समाज हम पे दबाव डालता है कि हमें ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए, हमें कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी, समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम के बावजूद आप अपनी प्रिंसिपल पे खड़े हुए हैं, आप अपने सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, और जो देश की जनता है उनको आप चाहते हैं कि वो चीज़ फेस नहीं करे जो आपने फेस करी। और मैं आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा बहुत फील होता है कि जो समस्या आपने बताई है मुझे, वो समस्या अधिकतम लोगों के साथ है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी। तो शुरुआत में आपकी इस पॉडकास्ट की जर्नी से करना चाहूँगा कि लाइक आपने शुरुआत कहाँ से करी, आपने इस इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा, बचपन आपका कैसा रहा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और क्योंकि ये क्रिएटिव साइड है, क्रिएटिव वर्ल्ड है, इस इंडस्ट्री में आने का मकसद कैसे बना और किस साल में कब आपने शुरुआत करी? मेरी ये काम की शुरुआत तो हुई थी शादी से पहले। 1993 में मैं मिस गुजरात बनी थी। उसके बाद गुजराती सीरियल्स में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि लड़कियों की कैरियर से ज़्यादा उनकी शादी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो
उस टाइम अच्छा घर, अच्छा लड़का, घर खानदान मिलता है, पहले इसकी शादी करा दी। तो बस अभी तो मेरी करियर की शुरुआत हो रही थी और मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हुई तब मैं आपको बोलूँ, मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं थी कि मैं मिस गुजरात से शादी कर रहा हूँ। और उस टाइम ऐसा था कि ये जो है एंटरटेनमेंट लाइंस, वो तो छुपाया जाता था कि हमारी लड़की इसमें काम करती है। वो बताते नहीं थे उस टाइम, वो जमाना ही अलग था। हाँ, जमाना अलग था, तो बताया नहीं जाता था कि छुपाओ इसको। काम चलो बच्चों की जीत की वजह से या शौक की वजह से पेरेंट्स एक बार काम करने देते, लेकिन वो जब ये शादी की बात आती है तो छुपाया जाता है, समाज का दबाव बहुत था। हाँ, तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे फैमिली से किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि हमारी बेटी भाई गुजराती सीरियल्स में काम करती है, मिस गुजरात रह चुकी है, कुछ भी उल्लेख नहीं किया। ये सब कुछ अच्छा चला, पसंद आ गए, शादी हो गई, तो सीधा मैं गुजरात से मुंबई। अब यहाँ आने के बाद तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था कि मैं काम आगे चालू रखूं, कोई कांटेक्ट नहीं था। तो बस हाउसवाइफ, फिर वही घर, हस्बैंड, बच्चे, उसमें बहुत साल निकल गए। और फिर धीरे धीरे जैसे बोलते ना कि टाइम चेंज होता गया, तो मुंबई की लाइफ है, तो थोड़ा किटी पार्टी वगैरह ये सब मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें काफ़ी मेरे जो फीमेल्स मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि तू ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले। अच्छा। तो मैंने बोला, जैन सोशल ग्रुप का ब्यूटी पेजेंट हो रहा था, तो मैंने बोला मैं जैन नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तेरा नाम लिखवा देती हूँ, मैं कर लूंगी सब। बोले ठीक है। अच्छा। तो उसने मेरा नाम लिखवाया, तो मैं उसमें विनर बन गई। अच्छा। अब वहाँ जो जजिस आए थे, उन्होंने बोला हमारे ब्यूटी पेजेंट में भी आप हिस्सा लो। ओके। तो जब मैं ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट टाइम विनर बनी, तो वो था 2019। अच्छा। हाँ, तो वो जजेस ने बोला हमारे वहाँ भी आप पार्टिसिपेट करो। तो 2019 में फरवरी से लेके मई तक मैं 7 ब्यूटी पेजेंट विनर, मैंने 7 ब्यूटी पेजेंट एक के बाद मैंने जीता। अच्छा। फिर उसके बाद तुरंत मुझे फेसबुक पे फोटो वगैरह देखते, तो कुछ कास्टिंग वाले ने सामने से ही कांटेक्ट किया। हाँ, तो देखो ये एक्टिंग का कीड़ा तो शादी के पहले का था। और कोई ये ब्यूटी पेजेंट में आने के बाद लोगों की तारीफ मिलती है। मेरे मिड में मेरे आर्टिकल भी छपे हैं। तो उस टाइम फिर मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कांटेक्ट किया। सीरियल थी, मेरी फर्स्ट सीरियल थी भाखरवड़ी। अच्छा। हाँ, तो उसने मुझे भाखरवड़ी के लिए सिलेक्ट किया। मैंने भाखरवड़ी के 2 एपिसोड में काम किया था। और तुरंत फिर मुझे मूवी मिली जयेश भाई जोरदार। तो वो मूवी में मैंने काम किया। और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आ गया तो सब कुछ सबका बंद हो गया था काम, तो मेरा काम भी बंद हो गया। पर वो कोविड के दरमियान ऐसा होता है कि हर कोई फोन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। तो मुझे वाराणसी से कांटेक्ट किया कि मैम हमारी एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं, तो आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स ये सब मंगवाए, तो वो मैंने भेजा सब। और फिर जब पहला लॉकडाउन खुला तो मैं वाराणसी जाके वो शूट करके आई थी। अच्छा। सीरीज का वेब सीरीज थी, सीरीज का नाम था कामदेवी। अच्छा। वो शूट करके आई, जबकि वो वेब सीरीज आज तक रिलीज भी नहीं हुई। अच्छा, अच्छा। वो अगर हो जाती तो मेरा करियर काफी आगे बढ़ जाता, क्योंकि लीड में मैं ही थी। अच्छा। हाँ। आपको पेमेंट मिला? पेमेंट मुझे 20% नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि एक रूल्स होता है कि जब एग्रीमेंट आप साइन करते हो 20% एडवांस मिलता है, शूट खत्म होता है तब 60% मिलता है, और प्रोजेक्ट रिलीज होता है तब 20% मिलता है। अब प्रोजेक्ट रिलीज ही नहीं हुआ तो मुझे 20% मिला नहीं, जबकि मैंने बहुत फाइट की। मैंने एक चीज ये भी बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं है। करेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपने तो अपना काम किया। मैंने मेरा काम किया, डबिंग हो या कुछ भी हो, मैं अपना पूरा काम कंप्लीट करके आई हूँ। पर नहीं सुनी मेरी बात। अब बात ये थी कि मैं मुंबई, वो लोग वाराणसी, मैं कहाँ से फाइट करूंगी? जितना होता है मैं फोन पे ही करूंगी बातचीत। उसके ज्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकती थी, मुमकिन नहीं था। तो वो गए मेरे पैसे। तो आप ओवरऑल आपने इतने टाइम काम किया, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेमेंट के मामले में होती है वो पिक्चरों में होती है या OTT में होती है, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? या ऐसा होता है कि
जो सीनियर एक्टर होते हैं जिनको परमानेंट काम मिलता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, और जो 1 डे या 2 डेज़ के हिसाब से या जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं उनको इस तरह की समस्या पेमेंट के मामले में मिलती है। सीनियर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, जूनियर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, 1 डे 2 डे आर्टिस्ट को ही प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर पैसे पेमेंट हाँ। सीरियल में फंसता है। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर पेमेंट सीरियल में फंसता है। तो वो जो 1 डे 2 डे आर्टिस्ट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है सेट पे हो या पेमेंट में हो, कहीं भी जगह उनको ही होती है। अच्छा अच्छा। सेट पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एक कमरे में 3-3 4-4 फीमेल्स को बिठाते हैं। अब आर्टिस्ट पर्दे पे दिखने वाला है और आपको फैसिलिटी नहीं दिखो तो वो फेस पे दिखेगा, आपके फेस पे पूरा दिखेगा। आर्टिस्ट स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप वो तो सोचो कि किस हालत में रख रहे हो उसको। और फिर जब आप सेट पे बुलाते हो, चलो 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 आप लाइंस करो, ये करो वो करो, अरे पर पूरा दिन थक चुका है आर्टिस्ट। सही बात है। एक कमरे में आपने 5 लोगों को बिठा के रखा है, क्या ही करेगा। सही बात है। मतलब खाना अच्छा मिलता है, ना खाना अच्छा मिलता है। दूसरा कि वो आर्टिस्ट को एक बोतल बड़ा बोतल रख देते हैं, 2 या 3 बोतल बड़ी रख देते, उसमें ही सब पियो। जबकि वो सीनियर आर्टिस्ट को बिस्लरी की बोतल मिलती है, 1 डे 2 डे आर्टिस्ट को इस तरह की पानी की बोतल दे देते हैं। एक कमरे में 4-5 लोगों को बिठाते हैं, खाना अच्छा नहीं देते हैं। इंसानियत के नाते भी चीजें नहीं होती, कुछ नहीं होता है। और फिर इतना तुम करोगे और फिर तुम बोलो तुमको 2 लाइन दिया है, समझ लो। और दूसरी एक चीज, हमारा सीन चाहे रात को लगने वाला हो, बुलाते हैं हमको सुबह से तैयार करके बिठा देते। अब तुम इंतजार करते 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 शाम को 6 बजे बोलते हैं आपका सीन लगेगा। आर्टिस्ट पूरा दिन थक चुका है। सही बात है। और एनर्जी नहीं रहती, वो चीज स्क्रीन पे दिखती है। फिर वहां जाके क्या बोलते हैं, आप 2 लाइन नहीं बोल सकते, पर आपने किस तरह से पूरा दिन उसको ट्रीट किया है वो तो देखो। बंदा थक चुका है, फ्रेशनेस तो है ही नहीं। फिर वो बंदा क्या बोलेगा, चलो काम खत्म करो तो मैं घर जाऊं। वो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती, वो क्वालिटी नहीं आ सकती। कहाँ से आएगी? आपको पता है कि उसका सीन अगर 6 बजे ही लगने वाला है तो 4 बजे बुलाओ। आप सुबह 7 बजे के बुला के उसको बिठा देते हो। तो ये जो आप समस्या बता रहे हैं, ऐसी समस्या तो बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटी की बातें हो जाती है। जहाँ पे आप जो लीड एक्टर हैं या लीड एक्ट्रेस हैं, उनको तो आपने राजा बना दिया, रानी बना दिया, उनको आपने हर तरह की सुविधाएं दे दी, उनके सहूलियत के हिसाब से आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर हैं वो भी इक्वली कंटेंट दे रहे हैं, उनका भी उतना ही योगदान है जिससे वो स्टोरी में दम आए। लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही। और सुविधाएं भी ऐसी नहीं कि जैसे आपको कोई खाना की बात है कि 5 स्टार होटल में खाना की बात हो रही हो या कुछ और वैनिटी वैन की उम्मीद हो, ऐसी नहीं। बेसिक चीज़ें में ये हो जाता है कि आपने उसको अगर मॉर्निंग में बुलाया है तो उसका शिफ्ट कम से कम 2 घंटे 3 घंटे में कर दीजिए। एक लिमिट होती है कि आपने पूरा दिन निकाल दिया। फिर आप अगर कहें कि अब वैसा ही एनर्जी, वैसा ही कन्विक्शन आप अपने काम में फिर भी लाओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल। मैं वही बोलती हूँ, आपको हमें पता नहीं, आपको तो पता है कि मेरे सीन कितने हैं। आज आपने मुझे बुलाया, आपको मालूम है मेरे सीन कितने हैं, 1 है या 2 है। 1 डे 2 डे आर्टिस्ट के उतने ही सीन होते हैं, 8-10 सीन होते ही नहीं। तो आपको पता है 1 सीन है इस बंदी का, तो आप या तो पहले सुबह बुलाते हो तो पहले 12 बजे से पहले उसका पैकअप कर दीजिए। सही बात है। दूसरी चीज, अगर हमारा 1 सीन ले भी लिया, हमारा पीछे कोई सीन है ही नहीं, फिर भी हमें रात को 9 बजे तक बिठा के रखते हैं। भाई भेज दो। ये बात एकदम आपकी वैलिड है। हम बार बार पूछते सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, बताते मुझे 5 मिनट दो, आधा घंटा दो, 5 मिनट दो। अरे 5 मिनट आधा घंटा आपने मेरे सुबह का काम मैंने किया है, बाकी के आपने मेरे 6 घंटे ले लिए। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। पर उसके बाद आप बोल रहे हैं मैम आपका पैकअप 6 घंटे बिठाने के बाद। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो, मैं तो ये भी मानता हूँ कि आपने पूरा दिन निकाल दिया और फिर आपने 6 बजे के बाद अगर काम बताया
तो वो भी एक गलत है। वो भी गलत है। और उसके ऊपर ये भी हो जाता है कि पूरा दिन बैठा दिया और काम भी नहीं किया, अगले दिन फिर आया काम। यही चीज है। अगर या आपको पहले मेरा सीन लेते हो तो मेरा पैकअप कर दो। या अगर आपको पता ही है कि इसका सीन 4 बजे के बाद, लंच के बाद ही लगने वाला है, तो उस हिसाब से मुझे कॉल टाइम दो, मैं आ जाऊंगी। मेरा एक दिन तो आपने लिया ही है, पर आपको क्या है, एक दिन जैसे लिया नहीं, खरीद लिया हमको, 12 घंटे हमको निचोड़ेंगे, मतलब निचोड़ेंगे। ये अलग ही तरह की गुलामी देखने को महसूस हो रही है। वैसे वन डे टुडे आर्टिस्ट के साथ यही चीज हो रही है। हाँ जी। तो जैसे हम सुनते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, वैसे ही एक आपने बताया CSS के बारे में, जहाँ पे सीरियल सेक्टर है, ये जो सिनेमा सीरियल सेक्टर के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, जो कि एक संस्था अभी गवर्नमेंट ने ही शुरू करी है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द आर्टिस्ट, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाएं इस बारे में, ताकि हमारी ऑडियंस को, जो ये देख रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो इस तरह से विक्टिम नहीं बने, उनकी भी मदद हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिनेमा सीरियल सेक्टर द्वारा SOP बनाई है, वो खास आर्टिस्टों के पेमेंट के लिए बनाई है कि अगर आपका पेमेंट कहीं फंसा है तो आप वहाँ आइए और कंप्लेंट दर्ज कराइए, उसमें वो आपको पेमेंट निकलवाने में हेल्प करेंगी। और ये SOP 14 Feb 2023 में बनी है, 2 साल से है, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट को पता नहीं है कि ये SOP भी बनी है। तो काफ़ी आर्टिस्ट, मैं बोलूँगी ना कि आज मैं बोलूँ, मुझे हर एक चीज़ पता है, मैं सिंटा आर्टिस्ट भी हूँ, फिर भी मार्केट में मेरे 30,000 रुपये फंसे हैं, पेमेंट, बाकायदा पेमेंट, मेरी मेहनत का पेमेंट फंसा हुआ है। हाँ जी। आज आप कोई भी आर्टिस्ट को पकड़ लीजिए, कोई भी आर्टिस्ट, मैं बहुत सीनियर आर्टिस्ट है उनकी बात नहीं करूंगी, जूनियर्स की भी बात नहीं करूंगी, जो अपना बीच का हमारा जो है वन डे टू डे आर्टिस्ट, छोटे छोटे कैरेक्टर करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनका पेमेंट, आप किसी को, कोई भी कैरेक्टर आर्टिस्ट को पकड़ लीजिए, वो बोलेंगे हाँ मैम मेरा पेमेंट फंसा है, हाँ मैम, मैं 80% पेमेंट फंसा होगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 2,000 भी फंसा होगा। तो उसके लिए पहले तो ये सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन बनाया गया। हाँ जी। लेकिन वो क्या है, वो उसका सिंटा का कार्ड लेने के लिए उनका चार्जेस रहता है 30,000 रुपये। जब ये छोटे छोटे आर्टिस्ट इतने छोटे छोटे बजट में काम करते, वो आपको 30,000 कैसे देंगे? इसलिए काफी आर्टिस्ट सिंटा मेंबर नहीं बनते, क्योंकि 30,000 रुपये देने पड़ते, इसलिए मेंबर नहीं बनते। तो इसकी वैलिड जेन्युइन फीस क्या है आपके हिसाब से? जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुन के कि ये जो 30,000 है, ये फीस ये ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसकी जो रियल फीस है वो कुछ और है, तो ऐसा आपको कुछ वो पता तो पता है ही नहीं। सिर्फ इतना बता रहे हैं, जब कोई भी आर्टिस्ट वहाँ इंक्वायरी करने जाएंगे तो इतना बता रहे हैं कि 1 साल में आपको 10,000 भरना है, 3 साल में 30,000 रुपये भरेंगे, 3 साल तक आपको वर्क परमिट मिलेगा जो आप काम कर सकते हो, 3 साल के बाद आपको लाइफ टाइम का कार्ड मिलेगा। और वो उसके बाद हर साल कुछ 1,500 रुपये उनके मेंटेनेंस लेते हैं, तो वो चलता रहता है। पर ये 30,000 तो भरने, तुम साल में 10,000 ले रहे हो, माना, पर 3 साल में 30,000 रुपये तो ले रहे हो। दूसरी बात, अगर पहले साल मैंने 10,000 भर के मैंने वर्क परमिट आपसे वर्क का कार्ड लिया, वो 1 साल में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो आप तो कुछ हेल्प कर ही नहीं रहे हो। मेरे पैसे फंसे, मैं बोल रही हूँ ना आज, मेरे पैसे फंसे, सिंटा ने कुछ नहीं किया। मैंने वहां जाके बाकायदा सारे प्रूफ दिखाए, उनका स्क्रीनशॉट निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के उनको दिया। उन्होंने बोला 50 रुपए भर के आप एक फॉर्म भर दीजिए, मैंने वो भी किया। उसके बाद क्या, तो कुछ नहीं। उसके बाद मैंने 50 बार उनको फोन किया, 10 बार मैं वो ऑफिस को चक्कर लगा के आई। मुझे एक ही चीज बोला जा रहा था, मैम प्रेशर बना रहे। अरे कितना प्रेशर बना रहे हो? उस बात को हो गए आज 1 साल, 1 साल खत्म हो गया, मेरा पैसा फंसा हुआ है, प्रेशर कितना बनाओगे आप? तो मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो मैंने भी
नेक्स्ट ईयर जब आया, मेरा 10,000 भरने का टाइम वापस डेट आई, मैंने पैसा नहीं भरा, मैं क्यों भरूंगी? सही बात है। जब आप पहले ही साल मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो मैं पागल तो नहीं हूँ हाँ जी, कि मैं वापस 10,000 भर के दूसरे साल का वर्क परमिट लूंगी। पहले ही साल में आपको मेरा काम करना चाहिए। आपको मैंने 10,000 रुपए दिए, आपको तो सिर्फ उस टाइम मैंने 2 प्रोडक्शन में मेरे पैसे फंसे थे, तो मैंने 2 कंप्लेंट की थी, वो था 10,000 का, तो वो तो आपने निकलवाया नहीं आज तक। और आप बोलोगे कि मैं नेक्स्ट ईयर वापस आपको 10,000 देने आऊं? सॉरी, मैं इतनी पागल तो नहीं हूँ। हाँ। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं, सिंटा सिर्फ मुंबई में चलता है। अच्छा। अगर मैं गुजरात में काम करने जाती हूँ, कि इंडिया के कोई भी कोने में काम करने चाहती हूँ, वहां मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती, सिंटा कुछ नहीं कर सकता। सिंटा सिर्फ मुंबई में चलता है, मुंबई में वर्क करता है बस। तो फिर मैं क्यों बनूं भाई, क्यों बनूं? मुझे बेनिफिट मुंबई में ही आप कुछ कर नहीं रहे हो। जब मैं सिंटा मेंबर बनने गई थी, इंक्वायरी करने गई थी, मुझे बोला गया था कि 12 घंटे से ज्यादा आपको काम कराएंगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। 12 बजे के बाद वुमेन्स को, लेडीज को घर तक प्रोडक्शन छोड़ेगा। फिर जहां भी आप शूट पे जाओगे आपको कन्वेंस मिलेगा। और दूसरा एक और कि आर्टिस्ट से कॉस्ट्यूम नहीं मंगाए जाएंगे, जबकि प्रोडक्शन में 1 डे 2 डे आर्टिस्ट को जब भी काम मिलता है क्लियर बोला जाता है, मैम आपको साड़ी लेके आना पड़ेगा। तो मतलब मैं इतनी कितनी घर में साड़ियां रखूंगी? सारी बातें बेबुनियाद हो जाती हैं। हाँ, कुछ काम का ये तो करता ही नहीं है सिंटा। ये सिंटा कुछ का ये फॉलो तो करते ही नहीं है प्रोडक्शन इनके रूल्स। अब बीच में मैंने पूनम धिल्लन जी जो सिंटा मेंबर कमेटी मेंबर है, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला कि हमने तो ये रूल्स बनाए लेकिन प्रोडक्शन मान नहीं रहा है, तो हम क्या करें? तो भाई आप 30,000 किस बात का ले रहे हो? जब आर्टिस्ट को मेंबर बनाना होता है तब आप ये सारे रूल्स बोलते हो, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट। और जब प्रोडक्शन ये कुछ भी नहीं देता है और हम जब सिंटा में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम तो बोलते हैं लेकिन वो लोग मान नहीं रहे तो हम क्या करें? अच्छा, तो 30,000 किस बात के लिए? चलो वो समझ लो, हम तो वो तो सवाल कर रहे हैं कि इतना, चलो मुझे साड़ी बोला, मेरे पास है कि नहीं है, कि मेरे नेबर से इधर से उधर से मांग के मैंने काम कर लिया, ये तो हम सह ही रहे हैं। लेकिन जब हमारा पेमेंट फंसता है वो तो कम से कम निकलवा के दो। ये तो वही बात हो गई, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो, तो फिर किस बात का 30,000 रुपया दूं? मेरी तरह काफी आर्टिस्टों ने पहले साल 10,000 भरा, उसके बाद उन्होंने पैसा भरना बंद कर दिया। फिर उनको पता चला कि भाई बात तो सही है कि भाई हम कुछ कर नहीं रहे और सेकेंड ईयर पैसा मांगते हैं पेमेंट कि भाई हाँ 10,000 रुपये दो, तो कोई नहीं आ रहा है। तब जाके अभी उन्होंने कुछ आर्टिस्टों के साथ मीटिंग की। अच्छा। वो भी मैं बोलती हूँ दिखावे की मीटिंग है। अच्छा। मीटिंग की, फिर वो उनका भी एक वीडियो वापस आता है, सक्सेसफुली मीटिंग। अच्छा, तो आपने आर्टिस्टों की सारी बातें सुन ली, पर किया क्या? उसके बाद क्या? औपचारिकता के लिए मीटिंग कर ली। हाँ, आज आप मेरी बात सुन रहे हो पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो मतलब क्या है? तो आपने मीटिंग सिर्फ दिखावे के लिए की। एक चीज और, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एसओपी बनाया है, आर्टिस्टों को तो पता नहीं था, सिंटा को पता था। अच्छा अच्छा। तो सिंटा का फर्ज बनता है आर्टिस्टों को बताने का कि भाई इस तरह से भी एक गवर्नमेंट ने एसओपी बनाई है, आप वहां जाके भी कंप्लेंट कर सकते हो। राइट। ये बताना जरूरी है। जब आप इतनी बात के वीडियो बना रहे हो, एक वीडियो बना रहे हो कि हम तो इतने रूल्स के लेकिन प्रोडक्शन नहीं मान रहा है, एक वीडियो बना रहे हो कि आर्टिस्टों के साथ सक्सेसफुली मीटिंग, तो आप एक वीडियो ये भी बना सकते हो कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 14 फेब 2023 में सिनेमा सीरियल सेक्टर के द्वारा एसओपी बनाई है, वहां जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। आपका पेमेंट फंसा है उसमें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद आपको हेल्प करेगी पेमेंट निकलवाने में। तो आप एक वीडियो नहीं बना सकते। दूसरी बात, आपके पास तो सारे प्रूफ है, जैसे मैंने प्रूफ दे के वो फॉर्म भर के कंप्लेंट की है कि भाई मेरा पैसा इधर फंसा हुआ है। इसी तरह आपके जितने भी आर्टिस्ट है जो सिंटा मेंबर है,
उनके सारे प्रूफ आपके पास है, किसी का पेमेंट आप निकलवा नहीं रहे हो, तो वो सारे प्रूफ आप लेकर खुद जा सकते हो एसओपी में। करेक्ट। आर्टिस्ट के बिहाफ पे आप खुद जाके बात कंप्लेंट कर सकते हो। क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि जैसे कि अगर माँ बाप की बात बच्चे नहीं मानते और माँ बाप कहते कि बात ही नहीं मानते, हम क्या कर लें। तो सिंटा भी इस तरह से ही उदाहरण पेश कर रहा है कि अगर कोई चीज़ वो नहीं मान रहे, जबकि सिंटा का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था कि वो हेल्प करेंगे, आपके जो राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। yes. लेकिन उस चीज़ में भी वो मना कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप अभी कह रहे हैं कि अगर इतने सारे आर्टिस्ट का प्रूफ है उनके पास ये सब गलत कर रहे हैं, तो वो खुद अप्रोच कर सकते हैं CSS को। हाँ, और वो भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। आप वो और इंस्टा पे लिख रहे हैं हमारे 9,000 मेंबर्स। 9,000 मेंबर्स को, सिंटा को मैं आज बिठा के पूछूं, आपको पता है वो 9,000 आर्टिस्ट आज किस हालत में है? उनको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका पेमेंट कहाँ फंसा है, क्या हुआ है, आपको पता भी है? नहीं पता है। कितने आर्टिस्टों ने, तो मैं सच में बोलूं, कितने आर्टिस्टों ने तो एक्टिंग लाइन छोड़ दी होगी और कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा, आपको पता ही नहीं है। कौन कितना पीछे भागेगा, कौन कितना फॉलो अप करेगा, और उम्मीद ही नहीं रहती। फिर हमको बताया गया था कि हम सिंटा काम दिलाएगा। अच्छा, मेंबर बनने के बाद सिंटा काम दिलाएगा। अब मेंबर बनने के बाद मैंने बोला, मैम वो काम की आप बात कर रहे थे, तो कि हाँ आप 2,000 रुपये भरो, मैं एक बुक दूंगा आपको, उसमें प्रोडक्शन के एड्रेस हो गए, ईमेल एड्रेस हो गए, फोन नंबर हो गए। अच्छा, वो तो मैं ऐसे ही बांट देती हूँ फ्री में। हम जहाँ भी शूट करने जाते हैं तो 4 आर्टिस्ट मिलते हैं, कुछ नंबर मैं देती हूँ, कुछ नंबर वो मुझे देते हैं, तो वो तो हम फ्री में बांट देते हैं। आप तो 2,000 रुपये ले रहे हो। तो और वो भी वो बोलते हैं 2,000 रुपये दो, बुक लेके जाओ, उसमें जाके कांटेक्ट तो मुझे ही करना है। काम तो मेरा ही बोलेगा, सिंटा का कार्ड नहीं बोलेगा। करेक्ट। सिंटा के कार्ड दिखाने से मुझे नहीं बोलेंगे कि हाँ मैम कल से शूट पे आ जाओ। तो काम मेरा ही बस ये है कि वो कांटेक्ट दिलवा देते हैं, कांटेक्ट देते हैं। वहां मैं जाके बोलूंगी मुझे एक सिंटा ने भेजा है सर, ये मेरी प्रोफाइल है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वहां जाके मुझे एक ही चीज बोलेंगे, ठीक है एक काम कीजिए, आप ऑडिशन देके जाइए, आप इंट्रो देके जाइए, आप एक काम कीजिए, ये ईमेल एड्रेस है, वहां पे अपनी प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दीजिए, बस। अरे तो तुमको 2,000 किस बात का दूं फिर मैं? ऐसे कांटेक्ट तो मैं खुद, अभी एक मेरी फ्रेंड मिली थी, बोले थे मेरे लड़के को इंटरेस्ट है जुगनू, तू क्या हेल्प करेगी? मैंने उसको 600 नंबर फॉरवर्ड किए। अच्छा, मैंने 600 नंबर फॉरवर्ड किए और उसको क्या बोला कि 4-5 फोटो, और मुझे क्या बोला, पोर्टफोलियो में, बोले 1 रुपया पोर्टफोलियो में खर्चा मत करना, मोबाइल से फोटो निकाल दे, 5-6 फोटो निकाल दे मोबाइल से, और राइटिंग में तेरे बेटे को बोल के राइटिंग में प्रोफाइल लिख दे, अपनी हाइट, वेट, नेम, एज लिख दे, बराबर, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना ले। मेरा नाम ये है, मैं मुंबई से हूँ, मेरी हाइट ये, इस तरह से एक वीडियो बना ले। और मैं बोली ये जो मैंने तुझे 600 नंबर दिए ना, तेरे लड़के को बोल कि मोबाइल में ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना ले, एक को क्लिक करेगा सबको पहुंचेगा। करेक्ट है। ये चीज कर, प्रोफाइल भेज, फोटो भेज, इंट्रोडक्शन भेज, और क्लियर लिख दे फ्रेशर, बराबर। मैं बोली कोई फोन मैसेज नहीं आएगा तुझे, पर तेरे लड़के को बोल कि ये चीज हर 15 दिन में करे, हर 15 दिन में करे, बार बार रिपीट करे। अच्छा। क्योंकि आज मेरे पास 600 नंबर कास्टिंग के हैं। कास्टिंग वालों के पास 25 से 30,000 आर्टिस्ट के नंबर हो गए। करेक्ट है। तो तेरा लड़का कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वो हर 15 दिन में इसको रिपीट करे, तो वो कास्टिंग वाले के दिमाग में बैठेगा कि हाँ ये एक लड़का है। राइट। जब भी उसकी एज की जरूरत पड़ेगी वो तुरंत कांटेक्ट करेगा। और उन लोग का काम कैसा है, अगर उनको जरूरत है तुमको रात को नींद में से भी उठा के लेके जाएंगे। ये तो है। लेकिन अगर तुम उसके हाथ पैर भी जोड़ोगे ना, सर काम दे दो, काम दे दो, काम दे, पर उसको तेरी जरूरत ही नहीं है, वो तुझे रिप्लाई तक नहीं करेगा। सही बात। पर अगर उसको जरूरत है तुझे वो नींद में से भी उठा के लेके जाएगा, चल 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 करके। ये चीज है। तो मैंने उसको, मेरी फ्रेंड को यही बोला, तेरे लड़के को बोल पेशेंस रखे, हर 15 दिन में ये चीज रिपीट करे, बस।
तो ये और उसने बोला पैसा, मैं बोला पैसा किसी को नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है किसी को, जरूरत ही नहीं है। जो आर्टिस्ट ऑलरेडी काम करते हैं या जो कोई नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, सबको एक ही बात बोलूंगी, सिंटा मेंबर बनने की जरूरत ही नहीं है। आपके पैसे जाएंगे और आपका काम कुछ भी नहीं होगा। तो मैं हर एक आर्टिस्ट को बोलूंगी, सिंटा मेंबर मत बनिए। यहाँ ये चीज है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हाँ, गवर्नमेंट ने एसओपी बनाई है, लेकिन आपको वहां तक जाना पड़ेगा। आपको बीकेसी जाके कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी, 4 चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। वो अगर आप करने को तैयार है तो जाइए, वहां एक भी पैसा नहीं लगेगा, पर जाइए, आप लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। तो ये सिंटा का ऑफिस कहाँ पे है मुंबई में? अंधेरी। और जो सरकार ने जो ये स्टार्ट किया है, जो सेंट्रल सीरियल सर्विस, तो उसमें वो जो संस्था स्टार्ट हुई है वो कहाँ पे ऑफिस उनका? वो अंधेरी में ही बीकेसी में है। बीकेसी में। तो अगर किसी को अगर कंप्लेन करनी है तो वो ऑफलाइन वहाँ जा सकते हैं। हाँ। और ऑनलाइन का भी ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। अच्छा, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। फिर वो पोस्ट द्वारा क्या भेजते हैं, कुछ पहले भेजते थे, अब तो वो जमाना नहीं रहा। पर अच्छा, वो भी ऑप्शन उन्होंने रखा है। अच्छा। हाँ, कि वो भी आप कर सकते, लेकिन रूप जाओगे तो अच्छा है कि वहां जाके सर से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स दिखा सकते हो। अगर आप ईमेल करते हो तो आपको सारे प्रूफ ईमेल करने पड़ेंगे और आपकी कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा ये काम किया है, मैं ये आर्टिस्ट हूँ, मैंने ये काम किया है और मेरा पैसा यहाँ फंसा पड़ा है। तो वो आपको ये इस तरह से ईमेल करना पड़ेगा। तो वो भी उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है। पर बात मेरी सिंटा से लड़ाई ये है कि आपके पास अगर 9000 मेंबर है, आर्टिस्ट आपके 9000 मेंबर है, 9000 में से कितने लोगों के पैसे फंसे होंगे? सबके प्रूफ आपके पास है, तो आप उनके बिहाफ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो आप क्यों नहीं करते हो? और अगर नहीं करते हो, दूसरी बात, आप हर बात पे छोटे छोटे वीडियो बनाते हो। और आपका क्या है कि जो मेरे उधर आर्टिस्ट मेंबर बने, बस वही आर्टिस्ट, 9000 से ज्यादा भी आर्टिस्ट है, बहुत आर्टिस्ट है। अच्छा, तो वो उनको मानते ही नहीं है? हम मानते नहीं, पहले ही बोलेंगे वो हमारा मेंबर्स नहीं है, वो हमारे मेंबर नहीं है। अगर आप कोई भी कंप्लेंट लेके जाएंगे, आप हमारे मेंबर्स नहीं हो ना, आप मेंबर बन जाओ, मतलब अपनी दुकान पहले खोल के बैठ जाते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी मेंबर हैं तो वो उनको मानते ही नहीं है मेंबर, और बोलते हैं कि अब पहले तो मेंबर बनो और मेंबर बनने के बाद आगे कोई बात होगी। हाँ, अब वो बंदा बोलेगा कि मैम मेरे 6000 फंसे, समझ लो। आप 10,000 मांग रहे हो, और 10,000 मांग रहे हो, फिर आप 16,000 की बात कर रहे हो। हाँ, आप 10,000 मांग रहे हो, उसमें भी आप कब पैसे निकलवाओगे पता नहीं, वो 6,000 रुपए। हाँ। पर आप पहले तो मुझे आपको 10 देने हैं, फिर मेंबर बनेंगे, फिर आप प्रोसीजर पूरा कराएंगे, उसके बाद भी पैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे कोई पता नहीं है। और मुझे तो जितने लोग पूछते हैं, मैं सबको बोलती हूँ मत बनो, बिल्कुल मत बनो सिंटा मेंबर, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो जुगनू जी आपने बालाजी के साथ जो बताया, जैसे कैसी चाहते जो नाम से था, उसके बारे में बताएं कि ये क्या मामला रहा जिसमें आपको इतनी परेशानी हुई? ये चाहते सीरियल का नाम, शो का नाम है, और मुझे ऐसा बोल के लॉक किया कि आपका ऑन ऑफ ट्रैक है, प्रिंसिपल का कैरेक्टर है और आपका ऑन ऑफ ट्रैक है। अब मुझे एक दिन काम करवाया, उसके बाद बोलते, एक तो उनका सिस्टम क्या होता है मालूम है, सुबह आपको मैसेज आएगा, मैम आप कोई काम मत लेना हो, आप लगोगे। अच्छा, ठीक है। तो हम कोई काम नहीं लेते, पूरा दिन बैठे राह देखते इंतजार। रात को 12 बजे के बाद हमको मैसेज आता है, सॉरी मैम कल आपका नहीं लगेगा, आप कुछ और ले सकते हो। अरे 12 बजे कौन सा ऑप्शन मेरे लिए खुला छोड़ा है? क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट आती है, 1 डे 2 डे आर्टिस्ट की बात करें, जो भी रिक्वायरमेंट आती है सुबह से स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ हमारी एज का होता है, हम अप्लाई करते रहते पूरा दिन। हमें रात को 9 बजे पता चलता है कि मैं लॉक हो चुकी हूँ। उनका
7 बजे के बाद ही मैसेज आना स्टार्ट होता है कि मैम आप लॉक हो चुके हो, बराबर। तो जब मैं आप सुबह मुझे मैसेज छोड़ते हो कि आप लगोगे, कुछ कोई काम लेना मत, तो मैं पूरा दिन कोई काम नहीं लेती हूँ। कितने रिक्वायरमेंट मेरे पास आते हैं फिर भी मैं मना करती हूँ। और आप रात को 12 बजे मुझे मैसेज छोड़ते हो कि सॉरी मैम आप कल नहीं लगोगे, तो मतलब पूरा दिन का जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आया वो तो सारा चला गया। अब दूसरे दिन मैं क्या करूंगी? दूसरे दिन मैं किसी का काम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अप्लाई ही नहीं किया। हाँ जी, और आपने मना भी कर दिया होगा। मना किया क्योंकि मैं बालाजी में काम कर रही हूँ। अब एक दिन शूट करने के बाद उसने मुझे मेरे 3 से 4 दिन बिगाड़ दिए। आप लगोगे 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 करके। फिर मैंने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। तो मैंने मेरे कास्टिंग वाले को फोन किया। मैं बोली देखो भाई ये 4 दिन से यही चल रहा है, मेरा बहुत काम जा रहा है, अब मैं नहीं बैठ सकती इसके भरोसे। तो मेरे कास्टिंग वाले ने भी क्या बोला कि कोई बात नहीं मैम आप काम ले लो। हाँ। ठीक है। तो मेरा एक दूसरी में मेरा ट्रैक चल रहा था, नथ करके सीरियल थी, क्या उसका भूल गई मैं, चैनल का नाम भूल गई, दंगल चैनल पे मेरा वो शो चल रहा था। उसमें मेरा भी ऑन ऑफ उसमें भी चल रहा था। अब उनका मुझे फोन आया कि मैम आप कल लगोगे। मैं बोली ओके, मैंने उसको हाँ बोल दिया। मैं वहाँ मैंने डन कर दिया। अब इनका रात को 12 बजे मुझे मैसेज आता है कि मैम आप कल लगोगे। मैं बोली सॉरी अब मैं कल नहीं आ सकती। मैंने 4 दिन दिए, 4 दिन में 1 दिन में भी आपने मेरा काम नहीं निकाला, तो मैंने दूसरा काम ले लिया। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हो। अरे मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने आपको 4 दिन दिए, 4 दिन मेरा कितना काम गया, और मुझे ये बता रहा है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो उल्टा चोर कोतवाल। हाँ, आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप बालाजी के प्रोडक्शन में काम कर रहे हो। मैं बोली बालाजी के प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो क्या हुआ? क्या उसका मतलब क्या है? हमने आपको ऑन ऑफ ट्रैक दिया था। मैं बोली आपका महीने का, मुझे क्या बोलते हैं, हमने आपको ऑन ऑफ ट्रैक दिया था, बालाजी प्रोडक्शन है और आपका महीने का 4 दिन का काम था। मुझे ऐसे बोलना चाह रहा है। अच्छा, मैं बोली आपके 4 दिन के लिए मैं आपको 26 दिन दे दूं, 4 दिन के लिए आपको दूसरे 26 दिन भी दे दूं और कोई काम ना करूं। ये तो कौन सी गलत हो गई? हाँ, और मैं बोली आप मुझे बोल रहे हो कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं बोली सॉरी ऐसे काम नहीं होता है। तो क्या हाँ फिर तो हम रिप्लेस कर देंगे। मैं बोली कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां भी मैं गई थी तो वहां मुझे ट्रीटमेंट कोई अच्छी नहीं मिली थी। आपने कोई मुझे 7 स्टार की ट्रीटमेंट नहीं दे दी थी। वही एक कमरा था, न वैनिटी थी न बिस्लरी बॉटल थी, वही एक कमरा था, उसमें 4 आर्टिस्ट को घुसाए थे क्योंकि वो टीचर्स का कैरेक्टर था, प्रिंसिपल का कैरेक्टर था, सब उसी में घुसे पड़े थे। और आपने कोई 5 स्टार का खाना नहीं खिलाया था। तो आपने ट्रीटमेंट नहीं मुझे अच्छी दिए, ऊपर से मेरे 4 दिन खराब कर दिए, काम 1 दिन का करवाया। दूसरा ये सब होने के बाद मुझे लगा चलो एपिसोड आएगा और मैंने तो बालाजी में काम किया है तो चलो मैं दिखूंगी। मैं क्या दिख रही हूँ? मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। मेरी बैक दिखाई जा रही है, मेरा साइड दिखाया जा रहा है, जबकि जो लीड के आर्टिस्ट है उनके एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं। अरे मैं क्या वर्कलिंग बनाऊंगी इसकी? मैं क्या दूसरों को बोलूंगी कि मैंने बालाजी में काम किया है जब मैं दिख ही नहीं रही हूँ? तो ना हमको कैमरा फेसिंग मिलता है, ना हमको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, ना हमको अच्छा काम मिलता है। तो फिर मैं क्यों करूँ बालाजी का प्रोजेक्ट? दूसरी बात, 90 डेज के बाद पेमेंट मिलता है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन बालाजी का प्रोजेक्ट 90 डेज के बाद नहीं मिलता है, 120 दिन के बाद मिलता है। 120 दिन? हाँ, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद पेमेंट मिलता है। उसमें भी मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि मुझे पेमेंट 4 महीने के बाद भी मिल गया। जब मेरा पहले एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें जब मैंने ये बालाजी की बात बोली थी ना, वो पॉडकास्ट बहुत वायरल हुआ था। मिलियंस में उसके व्यूज थे, लाखों में उसके लाइक्स थे और कुछ कमेंट्स थे। वो भी काफी सारे मेरी साइड के थे और थोड़े बहुत बालाजी के साइड के थे। तो मैं यही बोलूंगी कि मैं झूठ तो नहीं बोलती ना। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो इतने व्यूज नहीं आते, इतने लाइक्स नहीं आते, बराबर।
अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 4 महीने बाद भी पेमेंट मिल गया। पर जब वो मेरा पॉडकास्ट वायरल हुआ था, उसके बाद मैं जब भी कोई शूट पे गई, वो सब लोग मुझे वो पॉडकास्ट की वजह से पहचानने लगे। मैम आप वही थे ना? मैं बोली हाँ मैं वही थी। मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट ने बोला कि मैम हमको आज तक पेमेंट नहीं मिला। आपको तो किस्मत आपकी अच्छी थी कि 4 महीने बाद मिल गया, हमें आज तक पेमेंट नहीं मिला। और उसका रीजन क्या? तो देखो, जो 4 महीने बाद किसी के मोबाइल में से कुछ डिलीट भी हो जाता है। हम हर एक आर्टिस्ट का एक होता है कि जब हम लोग इनवॉइस भरते हैं तो उसकी फोटो निकाल लेते हैं। ये हर एक आर्टिस्ट करता है, फोटो निकाल लेता है। दूसरा, जो उनका कॉल टाइम आता है ना, उसका मैसेज हम रहने देते। कब तक रहने देते? जब तक पेमेंट नहीं आता है तब तक रहने देते। अब बालाजी वाला क्या बोलेगा मालूम है कि इनवॉइस की कॉपी भेजो। जब 4 महीने बाद भी पेमेंट नहीं आता है ना, और आर्टिस्ट फोन करता है तो क्या बोलेगा? पहले तो इनवॉइस की कॉपी भेजो। अब मेरे पास है तो मैं भेज दूंगी, बाई चांस 4 महीने में डिलीट भी हो जाती है तो इनवॉइस की कॉपी नहीं है तो सॉरी, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर इनवॉइस की कॉपी भेज दी तो क्या बोलेंगे कि कॉल टाइम का मैसेज भेजो। तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते होंगे ना? कुछ नहीं, वन डे टुडे आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही काम चलते हैं राम भरोसे। तो फिर बोला जाता है कॉल टाइम का मैसेज भेजो। अगर वो भी भेज दिया तो क्या बोलते हैं? आपने डॉकेट साइन किया था? क्योंकि जब हम स्टूडियो में एंटर करते हैं तो पहले डॉकेट साइन करना पड़ता है। अच्छा। कि भाई हाँ ये कॉल टाइम था और वो कॉल टाइम पे मैं आ गई। अच्छा, तो डॉकेट एक साइन करना पड़ता है। अच्छा। तो क्या बोलते हैं? आपने डॉकेट साइन किया था? अब कोई भूल गया, किसी ने नहीं किया, किसी ने किया, तो किसी ने अगर डॉकेट साइन नहीं किया, सॉरी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। मुंह पे बोलते हैं आपने डॉकेट साइन नहीं किया, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अब डॉकेट की तो हम फोटो नहीं निकालते ना, डॉकेट साइन करते तो उसकी फोटो नहीं निकालते। और आप प्रूफ भी कैसे करो? हाँ, वो मैं कैसे साइन किया भी था यानी? यस। आप बोलो कि किया था और वो बोले कि नहीं किया। हाँ, तो कैसे प्रूफ? तो डॉकेट जो साइन करते हैं उसकी प्रूफ हम नहीं दे सकते क्योंकि उसकी फोटो हम नहीं निकालते। इनवॉइस की फोटो निकालते हैं, कॉल टाइम का मैसेज संभाल के रखते हैं, जब तक पेमेंट नहीं आता है तब तक। अब काफी आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन बाई चांस डिलीट भी हो जाता है। तो अब डिलीट हो गया तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी समस्या है, मैं आपको अभी भी बोलती हूँ कि जो ये हम छोटे छोटे आर्टिस्ट की जो समस्या है ना, वो तो मेरे ख्याल से एकता कपूर को पता भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से, मेरा जो पॉडकास्ट का इंटरव्यू वो वायरल हुआ था, उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैम एकता मैम बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं बोली एकता मैम बहुत अच्छी है, लेकिन एकता मैम को ये पता भी है कि ये आर्टिस्टों के साथ ये हो रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई, चाय से ज्यादा किटली गरम। मतलब एकता मैम बहुत अच्छी है, लेकिन जो बालाजी प्रोडक्शन में काम करने वाले हैं उनका एटीट्यूड तो कुछ और ही लेवल का है। ये खबर उन तक नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। आपका वीडियो भी नहीं पहुंचा होगा? पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं तो आपको भी बोलूंगी कि आप जब भी ये पोस्ट करो उनको टैग करो। ये बात उनके तक पहुंचनी चाहिए कि भाई ये वन डे टुडे आर्टिस्ट का ये प्रॉब्लम है। आज हर एक आर्टिस्ट को बालाजी में काम करने का एक सपना होता है, पर मैं बोलूंगी बालाजी में काम करने को लीड के जो आर्टिस्ट होते हैं और कंटिन्यूटी जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए बालाजी वरदान है, लेकिन वन डे टुडे काम करने वालों के लिए बालाजी अभिशाप है। करना ही नहीं चाहिए काम, मत करो। मैं बोलती हूँ मत करो, तब जाके ये एकता मैम के तक ये बात पहुंचेगी। जो ये प्रोडक्शन वाले जो कर रहे हैं वहां से पेमेंट आता ही होगा, आर्टिस्ट तक नहीं पहुंचता है। उनको लगता होगा कि ये नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, आर्टिस्ट तक फिर इस वजह से वो महत्व नहीं देते आपकी बातों का। पता नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा, मेरे अलावा आज तक किसी ने नहीं बोला है बालाजी के खिलाफ। लेकिन आपके अलावा बहुत लोग हैं जो विक्टिम हैं, हाँ, बस बोलते नहीं है। और वो भी इस हद तक चले जाते हैं जो प्रोडक्शन टीम है, क्योंकि उनको पता है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो ये नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे। हाँ, बस वही है, उनको भी आर्टिस्ट मिलते रहते हैं। हाँ। ये नहीं तो वो नहीं तो वो। अब आज मेरे साथ धोखा हुआ समझ लो, तो मैंने बालाजी के काम करना बंद कर दिया। हाँ। पर उसका काम तो चल ही रहा है। हाँ।
मेरी एज का मैं अकेली थोड़ी हूँ, हाँ। बहुत सारे हैं, तो काम उनका हो ही रहा है। बात ये है, बात काम उनका हो रहा है, बात सही है, पर बात ये है कि आर्टिस्ट नहीं बोल रहे हैं। राइट। आज मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने बोला मैम हमारा पैसा फंसा हुआ है, तो मैं बोली आप बोलो, आपके लिए मैं नहीं बोलूंगी। सही बात है। मेरे साथ जो हुआ मैंने वो बोला, आपके साथ जो हुआ वो आपको बोलना है। करेक्ट। तो मुझे कई बार बोलते हैं मैम हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हमें वो मौका नहीं मिलता है। मैं बोली एक चीज आप कर सकते हो, मेरा जो ब्रॉडकास्ट का वो चला वीडियो है, हाँ। वहां जाके कमेंट करके आओ। करेक्ट है। उतना तो कर सकते हो ना, वो भी नहीं करते। वो भी नहीं करते, तो मैं कुछ नहीं कर सकती तुम लोगों के लिए, मैं कुछ नहीं करूंगी। एकता मैम बहुत अच्छी है, बात अच्छी बात है, पर एकता मैम को ये छोटे आर्टिस्टों के बारे में पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। एकता मैम को क्या दिखाया जाता है एपिसोड, क्या आर्टिस्ट मिल गए काम हो गया, पर आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ पर्दे के पीछे वो उनको पता ही नहीं है। उनके तक मैं तो बोलती हूँ उनके तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं एक चीज और बोलूंगी कि अति की गति नहीं होती, पर अति का अंत होता है। आप समझ लो 6-7 साल पहले बालाजी के कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक साथ में 5-5, 6-6, 7-7 शो चलते थे। उस टाइम श्वेता तिवारी पकड़ लो, साक्षी तन्वर पकड़ लो, या जूही परमार पकड़ लो, सब सारे आर्टिस्ट नए थे, बराबर नए थे। वो उस उनके शो में काम करने से उन लोग की लाइफ बन गई, बराबर। और वो शो कितना चले, 8-8 साल, 7-7, 8-8 साल, 9-9 साल चले। आज बालाजी के शो कितने हैं, गिन के 3 के 4, कितना चलते, 1-1.5 साल और बंद हो जाता है शो। आप देखिए पहले और अभी का डिफरेंस देखिए। पहले एक टाइम में 7-8 शो चलते थे, पहले एक टाइम में वो 7-8 शो 9-9 साल चलते थे। आज वही बालाजी के शो कितने हैं, तो गिन के 3 के 4, वो भी 1-1.5 साल में बंद हो जाते हैं। क्यों कि ये जो आर्टिस्टों की हाय लगती है, तुम 12-12 घंटे काम कराते हो, 4 महीने उसको रुका के रखते हो, 4 महीने बाद बोलते हो आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट की हाय लगेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी इतना चला, और पहले के शोज जनरेशन टू जनरेशन चलते थे, मतलब बच्चे बड़े हो जाते थे। दूसरी बात मैं आपको बोलूं, वो जो टाइम था जब स्मृति ईरानी सारे नए चेहरे थे, वो सेलिब्रिटी बन गए। आज बालाजी के प्रोजेक्ट में जो कोई 1 साल 1.5 साल भी काम करके निकलता है ना, आपके बाजू में से भी निकल जाएगा, फिर भी आप पहचानोगे नहीं। तो जुगनू जी, जैसे ना अभी OTT का बहुत चलन चल रहा है, इसमें हर तरह की मूवीज़ आ रही हैं 13+, 18+, और कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेंड आ गया है जिसमें जितना बोल्डनेस हो उतना ज़्यादा चल रहा है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स नए नए आ गए हैं। अब जैसे आपने बताया कि एकता कपूर जी का भी सफ़र पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारे सीरियल्स चल रहे थे। तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ आपके साथ गुजर रही है, या आपके अलावा और लोगों के साथ जो बद्दुआ की बात आपने कही है और बहुत सी चीज़ें जो आपने देखी है, उसकी वजह से उनके अब जो पहले जो ट्रेडिशनल उनका जो काम चल रहा था उसमें थोड़ी रोकथाम हो गई है, और अब उनको भी OTT में कदम बढ़ाना पड़ा है, और ये जो बोल्डनेस वाला जो स्टेप है ये उनको भी उठाना पड़ा। और इसी तरीके से ज़्यादातर लोग जो OTT में आगे बढ़ना चाहते हैं वो बोल्डनेस और अडल्ट मूवीज़, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के ही उनको लगता है कि वो आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, अभी देखा जाए तो अभी सरकार ने काफ़ी बोल्ड चैनल बंद करवा दिए। अच्छा। उनमें एकता कपूर का भी चैनल था, वो अल्ट बालाजी, हाँ, वो बंद हो गया। अच्छा। हाँ, सही। तो वो काफ़ी हद तक बंद करवा दिया है, लेकिन हाँ चल रहा है, और लोग वो ज़्यादा देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। मैंने बोल्ड प्रोजेक्ट भी किए हैं, मैंने नॉर्मल प्रोजेक्ट भी किए हैं, और मैंने बोल्ड प्रोजेक्ट किए लेकिन बोल्ड वर्क नहीं किया है। तो बोल्ड प्रोजेक्ट मैंने किए हुए हैं, और जो मेरे साथ जो लड़कियां काम करती है, जो बोल्ड कर रही है, तो
वो जब हम लोग बैठते हैं तब बात करते हैं कि मैम इस तरह का कमेंट आता है, ये आता है, वो बहुत गंदी चीज़ है। ऑडियंस बहुत गंदा लिखते, बहुत मतलब कोई शर्म ही नहीं है, इस तरह का गंदा लिखते हैं। तो मैं वो उन लोग को यही बोलूँगी, आपको पता है वो लड़की किस हालत में है और किस बैकग्राउंड से आती है, तो और क्यों कर रही है ये काम, आपको मालूम ही नहीं। मैंने खुद नज़र से देखा है। एक थी आर्टिस्ट, वो अपना बच्चा लेके आती थी जो नॉर्मल नहीं था, उसको लेके आती थी सेट पे, और उसको वो बच्चा हम लोग के साथ पूरा दिन सेट पे टाइम पास मतलब खेलता रहता था वो और वो बंदी काम कर रही थी। तो वो उसकी मजबूरी है, उसका बच्चा ऐसा है। कुछ लड़कियां गांव से वो किसी हस्बैंड की वजह से या माँ बाप, क्योंकि ये सारी लड़कियां छोटे छोटे गांव से आती है, तो हस्बैंड के टॉर्चर की वजह से या माँ बाप के टॉर्चर की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से भाग के मुंबई आती है। अब यहाँ आके वो, मैं बोलूंगी कॉल गर्ल बनने से तो बेटर है ये काम करे। कॉल गर्ल बनना तो मतलब सब कुछ करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखते हो आप, आपको पता थोड़ी है कि सच में हो रहा है, और उसमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि वो कॉल गर्ल बनेगी तो उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूंगी वो जो कर रही है सही कर रही है। मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और अगर वो बोल्ड कंटेंट कर रही है तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि उसको इतना गंदा आप लिखो। वैसे तो जो ट्रोल्स होते हैं, कमेंट होते हैं, वो सिर्फ इसमें ही सीमित नहीं है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म और जो मूवीज़ होती हैं, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है, उनकी जो एक्ट्रेस होती है उनको भी कमेंट किया जाता है। हाँ, किया जाता है। और कमेंट जब करते वक्त वो ऑडियंस ये नहीं समझ पाती कि इसका प्रभाव उन पे क्या पड़ता है। पर वो आर्टिस्टों का क्या है कि वो लोग खुद भी देखते नहीं है, उनके PR होते हैं जो वो सब कुछ हैंडल करते हैं। ये तो बच्ची है, वो मतलब वो इतनी बड़ी स्टार नहीं है कि खुद का PR करेगी या वो पूरी टीम रखेगी, तो वो खुद देखती है। तो वो कई बच्चे रोते हैं मेरे सामने, क्योंकि हम लोग, मैंने बोला ना, एक ही कमरे में सब होते। तो देखो दीदी ऐसा ऐसा लिखते हैं, ऐसा मैं बोली मत करो, ध्यान मत दो, पहली बात तो पढ़ो नहीं, या तो उसको प्राइवेट कर दो, कमेंट प्राइवेट कर दो ना। किसी को कोई हक नहीं बनता है तुम्हें कुछ भी बोलने का। वो तुम्हारा घर चलाने नहीं आते, जिस दिन तुम्हारा घर चलाने आएंगे तब उसकी सुनो, बाकी किसी को हक नहीं बनता है। और तुम देखो भी नहीं, सुनो भी नहीं, बंद कर दो, कमेंट लॉक प्राइवेट कर दो, और अगर नहीं करना है तो देखो ही मत, जाने दो, ऐसे तो कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो इसमें कोई रोकथाम गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, जिसमें रोकथाम हुई तभी तो इतने चैनल्स बंद हो गए ना। जैसे कमेंट को लेके नहीं, उसमें कहाँ वो गवर्नमेंट कुछ करेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि वो कमेंट को ऑफ कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, हम कॉल प्राइवेट कर सकते हैं, कमेंट प्राइवेट कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो हमें करना है, और नहीं करना है तो ध्यान ही मत दो, देखो ही मत, मैं तो यही कहूंगी। तो ऐसा कोई आपने भी अपनी लाइफ में हरासमेंट फील किया है क्या, जब आपने इतने टाइम काम किया? हाँ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या नहीं, डायरेक्टर नहीं, वो सोशल मीडिया पे होता रहता था कि उन लोग को कोई मतलब नहीं है कि सामने कौन है क्या है, बस उनको तो अपनी भड़ास निकालने से मतलब। मुझे लगता है ये किस चीज की आप भड़ास निकाल रहे हो भाई? तुम्हें तुम्हारे घर में कुछ नहीं मिल रहा है, या तुम्हारे घर में तुम्हारी कुछ चल नहीं रही है, कि वो सारी भड़ास तुम हमारे पे कमेंट में निकाल रहे हो, तो हम क्यों सुने? मैं तो यही बोलूं, तुम मेरा खर्चा उठाने नहीं आ रहा है। सही बात। जिस दिन मेरा खर्चा कोई उठाएगा, मैं उस दिन सोचूंगी कि अब इसकी सुननी है कि नहीं सुननी है, और वो भी लिमिट में। अगर मुझ पे वो कंट्रोल या पाबंदी लगाने जाएगा तो मैं बोलूंगी भाई तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। तू अगर मेरा खर्चा उठा रहा है तो मुझे खरीद नहीं लिया है तूने, इसलिए मेरे आप अकाउंट पे देखोगे तो मैंने कॉल प्राइवेट रखे हैं, कमेंट प्राइवेट रखे हैं। सिर्फ फॉलो करो और लाइक करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे फॉलोवर्स मुझे अभी 10-10 पैसे में मिलते हैं। आज मैं 100 रुपया डालूंगी तो हजारों में मुझे फॉलोवर्स मिल जाएंगे, तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? सवाल ही नहीं है, मैं नहीं सुनूंगी।
तो ये जो आप मेंबर रहे हैं ह्यूमन राइट्स में और चाइल्ड और वुमेन डिपार्टमेंट में भी आप मेंबर हैं, तो इनकी कभी आपने मदद मांगी है इस इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या फिर कोई और मुद्दा जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसे जो मुद्दे हैं जो ओटीटी से रिलेटेड है, जिसमें कमेंट की बात हो जाती है, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अगर कोई आ गया, पैसों के मामले में आ गया, या कोई कास्टिंग काउच वाला इंसिडेंट हो गया, जो तो ऐसे हरासमेंट में क्या इस तरह की संस्था हेल्प करती है? मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं 1 साल से हूँ वुमेन चाइल्ड वेलफेयर में मेंबर में 1 साल से हूँ। उन लोगों ने ग्रुप भी बनाया हुआ है, ग्रुप में सारे मेंबर भी ऐड किए हुए, और उन लोगों ने जब मुझे मेंबर बनाया था तब ऐसा बोले थे कि ग्रुप में हम सारी डिटेल्स डालेंगे, जो भी मेंबर्स फ्री रहता है वो साथ में आए, और जो भी जिसका केस सॉल्व करने जाते वहाँ साथ में आ सकते हैं। लेकिन मैंने तो 1 साल हो गया, मुझे तो ग्रुप में कोई आया ही नहीं कुछ भी मैसेज। तो मतलब मैंने वहां भी मेरा थोड़ा नोकझोंक हो गया था। मैं बोली स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा था 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, मैं बोली कुछ कर नहीं रहे हम लोग। तो कि नहीं हमारे पास बहुत केस है। मैं बोली बहुत केस है तो कुछ आ क्यों नहीं रहा है? मैं तो राह देख के बैठी हूँ कि मुझे कब बुलाओगे। तो मुझे क्या बोला जाता है, मैम झगड़ा करने नहीं जाना है। तो मैं बोली तुमने किसको बोला कि मैं झगड़ा करने ही आ रही हूँ? मैंने बोला कि मैं झगड़ा करने आ रही हूँ। आप जब आपने मुझे मेंबर बनाया तब तो आपने मेरी बहुत इंक्वायरी की, मुझे बहुत इंक्वायरी की मेरी। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपको कैसे पता चला हमारा ये सोशलाइजर चल रहा है, आपको हमारा नंबर कैसे मिला, इतनी सारी इंक्वायरी की। मेरा आधार कार्ड लिया, ये वो सब लिया। फिर मुझे मेंबर बनाया, मुझे उसका भी कार्ड दिया। अब आप ऑफिशियली हमारे मेंबर बन चुके हो, अब जब भी कोई केस होगा ना तो हम आपको बुलाएंगे। मैं बोली अच्छी बात है। ऐसे करके मुझे ग्रुप में ऐड किया। फिर मैं देखूं भाई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए। मैंने एडमिन को पूछा, मैं बोली कुछ हो नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहे हम लोग, कोई केस सॉल्व नहीं करना है। अरे बहुत केस पड़े हैं हमारे पास। मैं बोली आ तो कुछ नहीं रहा है, बुलाओ। नहीं ऐसा नहीं है, जो फ्री होता है वही जाता है। मैं बोली मैं फ्री हूँ, मुझे बुलाओ ना, मैं तो काम करने को तैयार हूँ। तब मुझे ऐसा बोला जाता है मैम झगड़ा करने नहीं जाना है। तो मैं बोले आपको किसने बोला कि मैं झगड़ा करने ही आऊंगी? मैं पहले केस समझू तो सही कि केस है क्या, उसके बाद बात करेंगे ना। पहले मुझे केस तो पता होना चाहिए। हाँ, मतलब जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है और वो चाहता है कि अपनी आवाज रखे, तो उनकी वैसे नहीं सुनते हैं। हाँ, और ऐसे बोल देते हैं कि बहुत लोग हैं, केस भी बहुत है, मेंबर भी बहुत है। और मुझे तो बोला गया था उस टाइम कि हमारे वहाँ कांदीवली से कोई नहीं है, आप कांदीवली से बने हो तो चलो अच्छा है, अभी कांदीवली के केस आप हैंडल करोगे। मैं तो खुश हो गई, मैं बोली चलो अच्छी बात है, मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे तो किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं अकेली लड़ सकती हूँ। तो बोले अच्छी बात है। तो मैं बोली ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये तुम किस बात का ये ग्रुप बना के बैठे हो और ये वुमेन राइट्स का चालू करके बैठे हो, किस बात का है भाई? सिर्फ दिखावे के लिए? ये तो यही चीज हो गई, सिर्फ दिखावे के लिए। अब क्या है, तो अब ये है समझ लो कि मैं कहीं फंसी तो मैं अपना कार्ड दिखा के लड़ लूंगी, ये मैं वुमेन राइट्स की मेंबर हूँ, तेरी ऐसी वैसी कर दूंगी। तो वो है ना, वो सिर्फ कार्ड मेरे लिए काम आएगा। ये तो ऐसी बात हो गई। आज की तारीख में सब अपना ही देख रहे हैं। और यही हो गई ना, मेरे पास कार्ड आ गया, अब मैं उसको किस तरह से यूज करती हूँ वो मेरे हाथ में है। ये चीज हो गई, क्योंकि मुझे किसी और का केस सॉल्व करने के लिए तो बुलाया ही नहीं जा रहा। बुलाया क्या, ग्रुप में कुछ भी नहीं मैटर आ रहा है, तो फिर ये कार्ड मेरे किस काम का? यही काम का है कि आज कुछ का होता है मेरे साथ तो मैं वो कार्ड दिखा के अपना रुआब के रुतबा जो भी है मैं बता सकती हूँ कि देख मैं ये भी हूँ, देख तेरी क्या बजाती हूँ अभी मैं। तो आपको लगता है कि जैसे ये जो ऑडियंसेस हैं, फॉलोअर्स हैं, ये आपके इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में मदद कर सकते हैं? ऑडियंस क्या करेंगे? मतलब कुछ नहीं। वो अगर इस चीज को आगे मैसेज को फॉरवर्ड करें, कमेंट करें,
कुछ नहीं, ऑडियंस कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी बोलूँ कि मेरी फिल्म लाइन से जुड़ी जो भी मेरी समस्या है, वो जो फिल्म लाइन से जुड़ा होगा वही आगे फॉरवर्ड कर सकता है। अगर कोई XYZ कोई भी फॉरवर्ड करता है तो क्या फ़ायदा उसका? मुझे बात कहाँ तक पहुँचानी है? समझ लो आज एकता कपूर की, बालाजी की प्रॉब्लम है, मुझे बात कहाँ तक पहुँचानी है? एकता कपूर तक। नहीं, वो रीच बढ़ जाएगी ना आपकी, मतलब ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंच जाएगी। मेरा क्या है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे वो जो फॉरवर्ड किया कि पोस्ट कर दिया, मैंने कर दिया, उसके बाद कोई मेरा ऐसा सोचना है, रीच बढ़ जाएगी बात अलग है, पर मेरा ऐसा सोचना है कि वो जो मेरी लाइन से जुड़ा ही नहीं है वो बंदा फॉरवर्ड कर रहा है तो कुछ नहीं होगा। जो मेरी लाइन से जुड़े हैं, जैसे मैंने बाकी आर्टिस्टों को बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट करके आओ कि मेरा पैसा फंसाए, मेरा पैसा फंसाए, उतना तो करो। तो वो लोग करेंगे तो ही काम आगे होगा, क्योंकि और तो ही बात हमको एकता कपूर तक पहुंचेगी। आज मैं सिंटा के लिए कुछ बोल रही हूँ तो मुझे वो मेरी बात सिंटा के कमिटी मेंबर तक पहुंचानी है कि भाई एक आर्टिस्ट है जो बोल रही है हमारे सिंटा के खिलाफ। क्योंकि जो आप जिनके साथ काम करते हैं ना, वो तो फिर भी ये सोच के मना कर देते हैं कि उनका खुद का भी इंटरेस्ट है कि वो अपने करियर को बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो आपके फॉलोअर होंगे, ऑडियंस होगी, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो तो आपको पसंद करती है, तो वो तो चाहेंगे कि आपके साथ फेयर चीज़ हो, तो वो फिर भी आगे फॉरवर्ड करके उस जनसंख्या तक उस चीज़ को पहुंचा देगी जो संबंधित जो लोग हैं उन तक वो बात पहुंच जाए। तो आपको लगता है कि पर वही हुआ ना, जो मेरे इतने मिलियंस पे फॉलोअर्स व्यूज आ गए पहले के ब्रॉडकास्ट में, हाँ, वो वही चीज हुई कि काफी लोगों ने देखा और फॉरवर्ड किया कि जो भी है। हाँ, पर मेरा मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं एकता मैम के तक मेरी बात नहीं पहुंची। ऐसा हो सकता है क्या कि उन तक बात पहुंची हो लेकिन वो नज़रअंदाज हो गई? जैसे मैंने सुना है उनके बारे में कि वो नजरअंदाज तो नहीं करेगी। हाँ, जितना मैंने उनके बारे में सुना है कि वो वैसे बहुत अच्छी है और उनको एक एक चीज का पता रहता है, ऐसा भी मैंने सुना है। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो छोटे आर्टिस्ट है उनको कुछ पता होगा। हाँ, उनका एक चीज होगा कि भाई सबको पेमेंट मिल गया, उन्होंने रिलीज कर दिया पेमेंट, पर आर्टिस्ट तक पहुंचा तो कभी ऐसा वो चीज है। ऐसा हुआ है कि जैसे अभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अपनी बातों को सामने रख देते हैं, तो शुरुआत में जब आप अपना करियर बना रहे थे तो आपने खामोशी का दामन पकड़ लिया और उस समय आपने बोला नहीं, ये सोच के कि मेरा करियर नहीं बिगड़े? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं मेरे पैसों से घर नहीं चलता है, मेरे पैसों से मुझे लाइट बिल नहीं भरना है, टेलीफोन बिल नहीं भरना है, कि मेरे पैसों से मेरा बच्चा ये नहीं बोलेगा मम्मा मुझे फीस भरनी है। मैं बिजनेसमैन की वाइफ हूँ, मैं ये काम एक शौक से कर रही हूँ और मेरा सपना है कि मुझे बिग बॉस तक पहुँचना है। अब बिग बॉस तक पहुँचने के लिए यही रास्ता है। मैं घर में बैठी रहूंगी हाउसवाइफ बन के तो मुझे बिग बॉस आके लेके नहीं जाएगा। अगर मुझे बिग बॉस तक पहुंचना है तो मुझे यहाँ काम करना ज़रूरी है और यहाँ ही मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तो मेरा बिग बॉस की नज़र मुझ तक पहुंचे। मुझे कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ काम करना। और आज ऐसा है ना कि ऑडियंस को क्या चीज़ कब पसंद आ जाए पता नहीं, कभी भी रातों रात वायरल हो जाते हैं ये चीज़ें। तो अभी तो ऐसा है कि मैं तो इतना अच्छा करूँ फिर भी ऑडियंस को पसंद नहीं आता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि साला मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी इतनी वायरल हो गई। तो आज ऐसा है तो मैं कुछ भी करके मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा मैं क्या करूँ कि बिग बॉस की नज़र मुझ पे पड़े। ये है मेरे दिमाग में, ये मुझे वहां तक पहुंचना है। मेरे ख्याल से एक बार मैं वहां पहुंच जाऊंगी ना फिर ऐसा लगेगा हाँ अब एक्टिंग करने की जरूरत भी नहीं है मुझे क्योंकि मैं पहले भी बोल रही हूँ मैं पैसों के लिए ये काम नहीं कर रही हूँ, मैं शौक से ये काम कर रही हूँ और एक रास्ता बना रही हूँ बिग बॉस तक पहुंचने का, बस। इसलिए मैं पहले से ही खामोश नहीं थी, पहले से भी डरती नहीं थी। मैं अपनी बात बराबर रखती हूँ, जहाँ मुझे पसंद नहीं आता है मैं सेट छोड़ के भी घर चली आती हूँ।
मैं कई बार ऐसे सेट छोड़ के घर चली गई हूँ कि मैं नहीं करूँगी ये काम। ये बात तो आपकी बेबाक है, दबंग वाली बात है, जो ऐसा कर लेते हैं कि वरना नॉर्मली लोग समझौता कर लेते हैं कि जो काम मिल रहा है वो कर लो, क्योंकि वो ये भी सोचते हैं कि इतना समय ज़ाया हुआ है तो जितना समय बचा है उस अमाउंट वो अमाउंट तो मिल जाएगा दिन का। तो ये आपकी का नेचर ऐसा है कि आप इस तरह के फैसले ले पाते हैं। मैंने बोल्ड प्रोजेक्ट भी इसीलिए किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ देखती है देख मैंने बोल्ड काम नहीं किया है। प्रोजेक्ट चाहे बोल्ड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कपड़े उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने काम बोल्ड नहीं किया ना, बोल्ड प्रोजेक्ट होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसीलिए मैं बाकी मेरी एज में कोई नहीं करेगा। माँ का कैरेक्टर ही उधर करना है, फिर भी नहीं करेगा। नहीं भाई, लोग क्या कहेंगे, अरे मुझे लोगों से क्या लेना देना। मुझे समाज से, लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं एक ही चीज बोलूंगी, मेरा कोई खर्चा उठाने नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का मेंटली आपको कोई फ़र्क पड़ा क्या, प्रभाव पड़ा कि जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी आपकी बातों की, तो आप अपने आप को कैसे इस चीज़ से बाहर निकालते थे? क्योंकि मानसिक तौर पे भी परेशानी होती है, हम इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता तो हम सोचते हैं कि कोई सुनने को ही नहीं है, तो वो एक पीड़ा बन जाती है और वो पीड़ा लंबे समय तक चलती है। तो नहीं, पीड़ा नहीं बनती मेरे केस में, दूसरों का मुझे पता नहीं। मेरे केस में पीड़ा नहीं बनती क्योंकि मुझे ना बोलने की आदत है। अच्छा। मैं तुरंत वक्त देती हूँ आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं सेट पे जाती हूँ, काफी लोगों के साथ मेरी बातें होती है। हेयर दीदी होती है, मेकअप दादा होते हैं, स्पॉट दादा होते हैं, हमारे साथ आर्टिस्ट होते हैं, तो हमारी बात निकलती है तो मैं सब कुछ बोल देती हूँ। मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब। तो वो लोग भी अपनी भड़ास निकालते, मैं भी अपनी बात रखती हूँ, वो भी निकालते। पर बात ये है कि आज आपने और मैंने बात की, आपने सुना, मैंने सुना, जहाँ पहुँचानी चाहिए वहां तक नहीं पहुँचती, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है। और ये भी है कि जैसे आपने अपनी बात बोल दी तो आपकी वो परेशानी कम हो जाती है। अगर आप उसको मन में रखोगे तो फिर मेंटल प्रेशर हो जाता है। मन में रखना ही नहीं है। पहली बात तो ये, सबसे पहले अपना खुद का ध्यान रखो। राइट। ये चीज है। मुझे जो चीज नुकसान करेगी मैं उसे पहले ही छोड़ दूंगी। ये चीज है। सबसे पहले अपने खुद से प्यार करो। तो इस इंडस्ट्री में टैलेंट काम आता है या नेटवर्किंग? अभी देखा जाए तो नेटवर्किंग, ये वर्टिकल जो अभी चल रही है, वहाँ काफी सारे आर्टिस्ट ऐसे भी आते हैं जो लाइंस, डायलॉग्स नहीं बोल पाते, तो प्रॉम्प्ट कर देते हैं। एक उसने बोली, एक उसने बोली, एक उसने, तो ऐसे भी काम करवा लेते हैं। पर वो क्यों आते? भाई इसके फॉलोअर्स बहुत है, इसके व्यूज बहुत है, तो वहाँ नेटवर्किंग ही काम आती है कि भाई हाँ इसको ले लो, ऐसे है। तो अब आप भविष्य में, एक तो आपने बोला आप बिग बॉस जाना चाहते हैं, और कोई आपका एम्बिशन कुछ और, आप कोई और क्षेत्र में जाना चाहते हो, कोई और शौक? जैसे जो क्रिएटिव इंसान होता है वो दो तीन चीज़ों में शौक रखता है, या तो सिंगिंग भी पसंद करता है, डांस पसंद करता है, पेंटिंग करना पसंद करता है, तो ऐसा भी कोई चीज़ है जो आपको पसंद है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आप 2-3 जगह पे काम करोगे ना, तो किसी में फोकस नहीं कर पाओगे। करेक्ट। एक जगह पे पकड़ लो। मैं करूँगी स्ट्रगल तो वहीं करूँगी, मुझे 1-2 साल लगेगा, पर मैं वहीं स्ट्रगल करूँगी। असल में ये सवाल आपसे इसलिए पूछा मैंने, ये सवाल पैसे कमाने का नहीं था, ये सवाल है कि आपको सुकून क्या देता है आपको, क्योंकि हम कोई चीज़ पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सुकून दे। नहीं, पर मैं वही बोल रही हूँ ना कि मुझे पैसा कमाने के लिए मैं कोई काम पहले तो करती नहीं। दूसरी बात, मुझे जो पसंद है, मुझे जो सुकून देता है, मुझे जो खुशी देता है, मैं वही काम करूँगी। तो और दूसरा कि मैं 2-3 जगह पे भागूंगी तो मैं एक में भी परफेक्ट नहीं होंगी। एक ही जगह पे अगर मैं करती हूँ जो मुझे पसंद है, तो आप कह रहे हैं तो उसमें मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। हाँ, एक्टिंग पसंद है आपको? हाँ, मुझे एक्टिंग पसंद है, और वही मैंने बोला ना, मैंने रास्ता बनाया है बिग बॉस तक पहुंचने का, तो ये चीज़ है। तो आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे? मेरे हस्बैंड, हमारा इमिटेशन का बिजनेस है, हेयर एसेसरीज बनाते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं,
बड़ा बेटा बिजनेस में ही है, छोटा बेटा अपना खुद का कर रहा है, और मेरी डॉटर इन लॉ वैभवी उपाध्याय जो आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उसकी हिमाचल में डेथ हो गई एक्सीडेंट में। काफ़ी वो चीज़ों को मीडिया में और सब में आया था, तो वो मेरी डॉटर इन लॉ। पर अब जिसको जितना उसको याद करेंगे उतनी तकलीफ होती है, इसलिए मैं वो बात निकालना नहीं चाहती। और कई बार सबको क्या लगता है, कुछ लोग जो नेगेटिव मेरे बारे में सोचते हैं, उन लोग को क्या लगता है, देख वैभवी के नाम पे ये आगे निकलना चाहती है क्योंकि वो बड़ी आर्टिस्ट थी। पर मैं यही कहूँगी कि मैं उसके नाम पे आगे नहीं निकलना चाहती। पहले ऐसा था कि सबको पता था कि मैं उसकी मदर इन लॉ, तो मुझे सामने से पूछा जाता था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह। पर अब मैं जितना हूँ तो उसके बारे में बात कम करती हूँ क्योंकि तकलीफ मुझे होती है। आप लोग सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमने हमारी उसको खोया है तो तकलीफ मुझे होती है। तो जुगनू जी, आप अगर हमारी ऑडियंस को एडवाइस देना चाहें कि इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ें और कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको नहीं फेस करनी पड़े, तो 3 आपके क्या टिप्स होंगे? पहले तो किसी को पैसा मत दो। कोई अगर बोलता है ग्रुप में ऐड करने के लिए, जेन्युइन रिक्वायरमेंट आएगी हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ, तो कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलेगा आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसा दो, तो देने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा मत दो, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि अगर आपको लीड में काम करना है या कंटिन्यूटी में काम करना है तो छोटे छोटे कैरेक्टर तो बिल्कुल मत करो, पहले से ही मना कर दो। मेरी गलती हुई कि मुझे जो काम आया मैंने कर लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा चलो एक बार मेरी एंट्री हो जाती है फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। लेकिन नहीं, ये तुम लोग को वो उसमें ट्रैप है। हाँ, उसमें ही लॉक कर देंगे कि ये बंदी यही करती है, इस बंदी का बजट यही है, ये तो 3000 में ही काम करती है, ये 3.5 में ही काम करती है, ये तो 1 डे 2 डे में ही काम करती है। मुझे उसमें से निकलने में बहुत टाइम लग गया। ये इमेज बना देते हैं। मुझे उसमें से निकलने में काफ़ी टाइम गया। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैं 3 महीने 4 महीने घर में बैठ गई कि नहीं करूँगी जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिलेगा। मुझे चला क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपको पैसों की भी ज़रूरत है तो मैं यही बोलूँगी कि पहले तो छोटे छोटे काम करने से स्टार्ट ही मत करो अपना करियर। थोड़ा पेशेंस रखो, ऑडिशन बनाते रहो। कोई वर्क एक्टिंग क्लास के कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ है, अपने मोबाइल में अपना ऑडिशन बनाओ, खुद देखो, आपकी गलती आपको दिखेगी, वापस बनाओ, वापस देखो, वापस बनाओ। ऐसे ही एक्टिंग आप सीख जाओगे। कोई एक्टिंग क्लास की भी ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा बिल्कुल वेस्ट मत करो, किसी को देने में वेस्ट मत करो, एक्टिंग क्लास में वेस्ट मत करो, कहीं पे भी पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जो जगह ऐसी है ना, इसमें स्ट्रगल बहुत है। तो वो पैसा आपके खुद के लिए रखो। आप सोचोगे कि मैं इसको दे दूंगा तुरंत मेरी एंट्री हो जाएगी, नहीं होगी। तो पैसा वेस्ट मत करो, पेशेंस रखो और एक्टिंग खुद सीखो। खुद देखो, खुद एक्टिंग करो, खुद अपना वीडियो देखो, खुद आपको आपकी गलती दिखेगी, आपकी गलती आपको ही दिखेगी। 4 लोगों को मत बताओ, देख तो कैसा है, नहीं, खुद देखो ना, खुद को पता चलेगा। सेल्फ ऑब्जर्व करो। हाँ। तो ये कास्टिंग एजेंसीज की अगर आप बात करें, कोई आप 3 टॉप कास्टिंग एजेंसीज का नाम बता सकते हैं जहाँ पे हमारी जो जनता है, अगर वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती है तो वो उनको अप्रोच करें और उनको कोई अच्छा काम मिल सकता हो? कास्टिंग का मैं बोलूँ तो कास्टिंग का ऐसा है कि प्रोडक्शन जो होता है वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर होता है, हमें जो कांटेक्ट करता है वो कोऑर्डिनेटर होता है। तो उनकी कोई एजेंसी नहीं होती। वो अपने घर से ही करते हैं काम, फ्रीलांसिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे ही काम होता है। तो मेरे पास जो भी कांटेक्ट है या हमें जो कांटेक्ट कर रहा है वो कोऑर्डिनेटर ही कांटेक्ट कर रहा है।
कास्टिंग वाला नहीं करा। हाँ, एजेंसी जैसे मुकेश छाबरा, ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसी की बात हो रही है, पर वहां जाके आप आराम नगर में जाओगे, कोई भी जगह पे जाओगे, वहां ऑडिशन इंट्रोडक्शन चालू ही होगा। पर मैं बोलूंगी कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कोई मतलब नहीं लगा। नहीं, मैंने भी बहुत चक्कर काटे, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला। और इसलिए तो मैंने बोला ना, मैं एक के बाद कांटेक्ट नंबर आते गए मेरे पास, मैं अपनी प्रोफाइल भेजती गई। पर मेरी गलती एक ही हो गई कि मैंने वन डे टुडे भी काम करना स्टार्ट कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैंने बीच में ब्रेक ले लिया। लेकिन आज भी जब कंटिन्यूटी काम आता है मेरे पास, तो वो लोग क्या बोलते हैं, मैम वर्क लिंक भेजो। वर्क लिंक मेरे पास कौन सा है, नर्स का है, प्रिंसिपल का है, डॉक्टर का है, वो मैं भेजती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैम, आपने फैमिली मेंबर का कैरेक्टर किया है, सास, माँ, चाची, बुआ। तो मैं बोली नहीं। तो वो मुझे अभी भी वो परेशान कर रहा है, ये चीज़ है। अब ऑडिशन बनाना तो मैं 10 बना लूं, वो मेरे हाथ में, मेरे घर में खड़े खड़े मैं बना लूं, लेकिन वर्क लिंक मेरे पास नहीं होगी ना। तो वो आज भी मुझे परेशान कर रहा है। मैंने बीच में गैप लेके वापस काम चालू किया, लेकिन वो लकीली वर्टिकल आ गया। वर्टिकल मैंने कम से कम 20 से 25 कर लिए है, 10 से 12 मेरे रिलीज भी हो गए हैं वर्टिकल में। अभी वर्टिकल की वर्क लिंक सीरियल में नहीं चलती है, ये चीज़ है। वर्टिकल में मैंने फैमिली मेंबर के ही कैरेक्टर किए, पर वो सीरियल में नहीं चलती है। और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि सीरियल में कंटिन्यूटी काम मिल जाए, और इसके लिए मुझे जो वो वर्क लिंक मांगते हैं ना, वहाँ मैं फंस जाती हूँ। ऑडिशन में प्रॉब्लम नहीं है, फोटो में नहीं, प्रोफाइल में नहीं, गुस्से में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम सिर्फ वर्क लिंक में आती है। वो आज भी आती है। आप कह रहे हैं कि एक बार एक इमेज बन जाएगी कि मैंने ये काम कर लिया, तो फिर आपको कोई और रोल नहीं मिलता, निकलना बहुत मुश्किल होता है उसमें से। फिर जो वर्क लिंक जो कहते हैं, जो कि हमेशा कास्टिंग एजेंसी वाले मांगते हैं, हाँ। वो वर्क लिंक ही आपकी बाधा बन जाती है कि अब वो लिंक आप जब भेजोगे तो वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हाँ, उनको पता चलता है कि ये तो वन डे टुडे आर्टिस्ट है। हाँ, तो बेसिकली जब आप किसी अच्छे रोल को अप्रोच करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई बेहतर सपोर्टिंग रोल मिले या लीड रोल मिले, तो आप कहते हो कि खुद अपनी प्रैक्टिस करो और वीडियो बना के और अपना खुद का पोर्टफोलियो बना के भेज दो। हाँ, पर मैं वही बोलती हूँ कि पेशेंस रखो। जब तक आपको कंटिन्यूटी कैरेक्टर नहीं मिलता है, लीड छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो 20, 22, 25 साल के, वो तो सीधी सी बात है लीड करेंगे। हाँ, तो वो उन लोग को भी बोलूंगी। जैसे मैं आपको कई एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे वो दीपक तिजोरी। हाँ जी। उसने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की, फ्रेंड के कैरेक्टर से। हाँ, वो फंस गया वहीं पे। हाँ, उसको आगे मेन हीरो तो मिला ही नहीं काम। हाँ, वो खिलाड़ी में आए, वो आशिकी में आए, सब में साइड कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर। हाँ, तो यहाँ फंस जाते हैं। पर अगर तुमको वो नहीं करना है तो पेशेंस रखो, रुको। पर जब तक हीरो का काम नहीं मिलता है कि हीरोइन का काम नहीं मिलता है, तब तक काम मत करो। रही बात बड़ी एज में, हमारी एज में 30-35 की एज में, 40 की एज में, उन लोग को भी मैं बोलूंगी, अगर वन डे टुडे करना है शौक से, तुमको सिर्फ ऐसा ही कि नहीं मुझे काम करना है तो स्टार्ट कर दो। पर तुमको ऐसा है कि नहीं मुझे कंटिन्यूटी करना है, तो रुको, वेट करो, रुको। हाँ, तुमको ऑडिशन देते जाओ। फ्रेशर हो ऐसा बोलोगे तो अभी भी चलेगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं फ्रेशर भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी इतनी तो मतलब मैं पॉपुलर हो चुकी हूँ कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं। आपका एग्जिस्टिंग काम अपने हाँ, आप बोलता है। गूगल पे मेरी प्रोफाइल आ गई। आप फ्रेशर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई भी प्रोडक्शन में मेरी प्रोफाइल जाती है तो उनको तो पता चलता है कि हाँ ये तो काम कर चुके हैं। तो ऐसा बहुत होता है, जो यंग लड़के जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से वो वाकिफ़ नहीं होते, जो बहुत ही डर्टी होता है, बहुत नेगेटिव होता है, जो चीज़ें ऐसी होती है जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाए, मोराल ख़राब हो जाए, और अगर उसके बारे में उनको जानकारी पहले मिल जाए तो वो उस दलदल से बच जाते हैं। तो कभी आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई चीज़ के बारे में पता चला है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ साझा करना चाहें? हमारे देखो, एक तो यहाँ है ना, फ्रॉड आदमी ज़्यादा बैठे हैं।
किसी ना किसी तरह से पैसे निकलवाने की कोशिश उनकी चलती रहती है, मैं काम दिला दूंगा ये वो करके, तो वो फ्रॉड ज्यादा है। नहीं तो फिर वो कॉम्प्रो की बात आती है। हाँ जी। तो वो छोटे बच्चों में बच्चियों को ज्यादा आती हाँ है जी। कि उनको वो परेशानी कास्टिंग से लेके हर कोई, मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ प्रोड्यूसर के, ये कास्टिंग से लेके हर कोई उनको परेशान करता है। राइट। लेकिन अगर वो डटी रही हाँ, तो निकल गई, सही बात। अगर वो फिसली हाँ, तो समझ लो तुम्हारा एक्टिंग कैरियर तो साइड पे ही रह गया। हाँ, तुमको सिर्फ यूज किया जाएगा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, पर काम कुछ नहीं होगा। तो वो कहीं पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं क्या कभी कोई चीज? कौन सुनेगा? पहले तो वो किसी को बताते नहीं है कि इसने में मुझे ये बोला। देखो ये है ना, कोई आपको जबरदस्ती से तो पकड़ेगा नहीं, तुमको समझा बुझा के काम का लालच देके ही फंसाएगा। ये चीज है। तो जो तुम्हारे साथ ये जो चीजें हो रही है होती ही होगी, तुम डटे रहो, हिलो मत जरा भी। ठीक है सर, ओके सर, नो सर, बस वही। राइट। अगर तुम उनकी बातों में आ गई तो गई, ये चीज है। और कंप्लेंट तो हो ही नहीं सकती, क्या कंप्लेंट करोगे? जब तक तुम उसके हाथ में आई नहीं हो तब तक तो उसने कुछ किया नहीं। नहीं, बात ये है ना कि जैसे कोई चीज गलत हो जाती है, कोई वीडियो बन जाते हैं तो या फिर भी कोई, नहीं बोलते ना। तो फिर कोई अभी तक कोई एजेंसी नहीं है जहाँ पे रिपोर्ट किया जा सके। कुछ नहीं, इसीलिए तो ये सिंटा बना था। सिंटा यही तो, ऐसा नहीं कि सिंटा ने सिर्फ ये, सिंटा ये भी बोलता है कि सेट पे तुमको कोई परेशान कर रहा है कि कुछ भी है तो हमें कंप्लेंट करो। तो ये जो सरकार की एजेंसी बनी है, सेंट्रल स्टेट, वो एसओपी, तो उसमें ये कंप्लेन की सुनवाई होती है हर तरह की प्रॉब्लम्स का? नहीं, हर तरह के तो नहीं, अभी तक तो पेमेंट का ही सुना है कि पेमेंट वो मैं निकलवा में आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, बाकी और कोई प्रॉब्लम? हाँ। तो मीडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें आपके साथ हुई और कितने लोगों के साथ होती है, जो पेमेंट को लेके हो जाती है, कास्टिंग काउच को लेके हो जाती है, एडवांसेस हो जाते हैं और रोल नहीं मिलता, तो ये इसमें आप मानते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? वो उनको बहुत जागरूक होना चाहिए, उनको इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए? मीडिया बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप सामने आओ। राइट। उर्फी जावेद ने क्या किया? हाँ। अतरंगी कपड़े पहने, मीडिया को बुला बुला के खुद की पब्लिसिटी की। मीडिया ने आज उसको यहाँ पहुंचा दिया। लेकिन जैसे मी टू मूवमेंट, ये चीज है, मीडिया ने पहुंचा दिया। अभी वो खुशी मुखर्जी वही चीज कर रही है, मीडिया ही उसको ऊपर तक लेके जा रही है। मीडिया में इतनी ताकत है कि तुमको ऊपर उठा भी सकती है और तुमको नीचे गिरा भी सकती है। तुम सामने आओ, लेकिन जब तक तुम बोलोगे नहीं मीडिया कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये आपने देखा, पहले भी मी टू मूवमेंट आया, बहुत सी चीज़ें हुई। आपको लगता है ऐसे मूवमेंट जब आते हैं और मीडिया के सामने कोई एक्ट्रेस सामने आके बोल भी देती है, तो रियल में कोई फ़र्क पड़ता है? सोसाइटी में चेंज आता है? सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आता है। उसने अपनी बात रखी, फिर वो पुलिस केस हुआ, उनके पास जो प्रूफ है वो उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। मीडिया के सामने आई, मीडिया ने छाप दिया। जब तक मीडिया ने नहीं छापा था किसी को पता नहीं था। तो मीटू का, जो मीटू मूवमेंट का किसी को मालूम भी नहीं था। तो अंदर सबको पता था, लेकिन बाहर कुछ नहीं आया। तो मीडिया का रोल सिर्फ रिपोर्टिंग का ही है या वो और किसी और हद तक भी जा सकते हैं, ताकि वो ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व कर पाएँ, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर पाएँ और इस चीज़ को और बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएँ? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जिस बंदी कंप्लेंट की है कि जिस बंदे ने उसको उनके मीडिया के साथ एंड तक रहना पड़ेगा। हाँ जी। अगर मैं बैकआउट हो जाऊंगी तो मीडिया कितना लड़ेगी? तो आपका कहना है कि वो बैकआउट हो जाते हैं, जो भी पहले तो सामने ही नहीं आते। पहले तो सामने ही नहीं आते, फिर वो आगे तक नहीं जाते। हाँ, सामने आते तो आगे तक नहीं जाते। अगर तुम उर्फी जावेद की तरह डेयरिंग से आगे आ जाओ, हाँ। तो तुमको देखो मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। राइट, सही बात। आज उर्फी जावेद एक ब्रांड बन गई है। अब वो नहीं पहनती वो अतरंगी कपड़े, वो उसको जिस जगह पे एक पोजीशन पे पहुंचना था वो पहुंच गई। किसने पहुंचाया? मीडिया ने पहुंचाया। कब पहुंचाया? जब वो खुद सामने आई तब पहुंचाया। तो जुगनू जी, आपने बहुत सारी बातें बताई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस इंडस्ट्री में तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से जूझते हैं। और मुझे खुशी है कि आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इतनी बातें एकदम दबंग तरीके से आपने सारी बताई, और आप जैसे इंसान महिला के तौर पे
बहुत कम होते हैं जो अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं और डरते नहीं हैं समाज के इन बंधनों से और अपनी बातों को आगे रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं खुश हूँ आप आए हमारे पॉडकास्ट में और हमारी ऑडियंस को भी ज़रूर पसंद आया होगा, तो थैंक यू उसके लिए। बाकी आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री के बारे में हमने साझा करी है, डिस्कस करी है, जो कि रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, जो कि आज की तारीख में भी 2025 में भी हो रही हैं, बहुतों के साथ हो रही हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं किसी कॉन्फिडेंस लेवल को शेक कर देती हैं लड़कियों में, लड़कों में, जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुंबई शहर में आते हैं और ये सोच के आते हैं कि वो अपने टैलेंट से, अपने स्किल से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंडस्ट्री का माहौल इस तरह देखने के बाद कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, जो राइट तरीके से उन चीज़ों को अप्रोच करें जैसे होना चाहिए। जैसे हमारे गेस्ट ने, जुगनू जी ने भी बताया कि आप अपने काम पे ध्यान दें, फोकस करें और आप उन लोगों से नहीं जुड़ें जो लोग इस बात का फ़ायदा उठा लें जो आपके लिए ही नुकसानदायक है। और आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा रोल कर लिया तो वो आपको थोड़ी आर्थिक तौर पे तो मदद कर देगी, लेकिन आपके जो सपने हैं, जिस सपनों के साथ आप मुंबई शहर आते हो, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको टाइपकास्ट कर दिया जाएगा कि आप इस तरह के रोल ही कर सकते हैं। तो जो भी जुगनू जी ने बोला है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उन बातों पे आप ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। और हमारे यूथ क्वेक जो पॉडकास्ट है इसको आगे फॉलो करिएगा। हम इस तरह से ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे। अच्छे जो गेस्ट हैं हमारे, जिन्होंने अपने जीवन के सफ़र में बहुत कुछ सीखा है अपने जर्नी से, और वो उनका एक्सपीरियंस ही आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो पाएगा। उस तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर क्षेत्र से गेस्ट को बुलाएं और उनकी स्टोरी को आपके साथ शेयर करें, ताकि वो आपके लिए मददगार रहे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए यू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।